दोस्तों, एक माँ बाप जिनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, कई कई दिन भूखे रहकर अपने लड़के को पढ़ाया करते थे। उनका लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और एक कंपनी में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। इसी दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद जो होता है दोस्तों, वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बगल के एक जिला का एक पड़ता है जिसका नाम बाराबंकी है। बाराबंकी में एक लड़का होता है जिसका नाम घनश्याम होता है। घनश्याम पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। वो बेंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है। वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और उसे एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। लेकिन इसे पढ़ाने के पीछे इसके माता पिता का जो संघर्ष था, जो त्याग था, जो बलिदान था, वो बहुत ही शोचनीय था। इसके पिताजी भट्ठे में काम किया करते थे, वहाँ पे कोयला तोड़ा करते थे। कोयला तोड़ते तोड़ते उनके हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। घनश्याम की जो माँ होती है, वो यहाँ वहाँ पे मजदूरी मिल जाती थी तो वो मजदूरी कर लिया करती थी। ये लोग इतना करने के बाद भी अपने लिए चप्पल नहीं खरीद पाते थे, कई कई दिन भूखे रहते थे। लेकिन अपने बेटे को 10 से 12 हज़ार रुपये भेज दिया करते थे, ताकि उनके बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। बेटा पढ़ लिख कर जब इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर बनने के बाद उसे जब नौकरी मिल जाती है, जब वो पैसे कमाने लगता है, तो वो उस पैसे से अपना घर, जो कच्चा मकान था, उसे वो पक्का मकान बनवा लेता है। अब जब लोगों को पता चलता है घनश्याम एक इंजीनियर बन गया है, तो लोग उसके पिता से आके उसके लिए रिश्ते की बात करने लगते हैं। दोस्तों, उसके पिता का नाम संतराम होता है। संतराम से लोग आके कहते हैं, कोई कहता है कि 10 लाख ले लीजिए, कोई कहता है 20 लाख ले लीजिए, कोई कहता है मैं चरपहिया दे दूंगा, लेकिन आप अपने लड़के की शादी मेरी लड़की से कर दीजिए। इस पर जो संतराम जी होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हमें इतनी समझ नहीं है, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम क्या जाने उसको कैसी लड़की चाहिए कैसी नहीं चाहिए। और वो खुद ही एक इंजीनियर बन चुका है, पढ़ा लिखा है, वो अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढ लेगा। इसलिए हम किसी को जबान नहीं दे सकते। ये कहकर वो हर किसी को मना कर देते हैं। और इधर जो घनश्याम होता है, नौकरी कर रहा होता है, इसी दौरान उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है। एक दिन वो अपने घर पे आके कहता है कि पिताजी, मैंने एक लड़की देख रखी है, वो लड़की बहुत ही अच्छी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसके पिताजी, जो संतराम जी थे, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, अच्छा है तूने लड़की देख ली, हम भी सोच रहे थे कि तू लड़की देख ले ताकि हम उसी से शादी कर लें। कुछ दिनों के बाद फिर घनश्याम वापिस आता है और कहता है कि पिताजी, शादी का दिन फिक्स हो गया है, 1 महीने बाद शादी है। इस बात को सुनकर घनश्याम के जो पिताजी होते हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखती हो, बेटे ने हम लोगों को इस लायक भी नहीं समझा। माना हम लोग इस लायक नहीं हैं कि लड़की नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते थे एक बाप होने के नाते कि उसके माता पिता से मिल लेते, लड़की को देख लेते, पंडित जी से पूछवा लेते कि इन दोनों का गुण दोष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे लड़के ने हमें इस काबिल भी नहीं समझा। तब घनश्याम की जो माँ होती हैं, वो अपने पति को समझाती हैं कि छोड़ो, बेकार की चिंता करते हो, और लड़का मेरा ही है, हो सकता है उसे वही अच्छा लग रहा हो, और जो भी उसने किया होगा अच्छा ही किया होगा, हमें इतनी समझ कहाँ है। तब घनश्याम के पिताजी कहते हैं कि बात तो तुम सही है कह रही हो। 2-4 दिन के बाद फिर घनश्याम के पिताजी जो होते हैं, वो अपने बेटे घनश्याम से कहते हैं कि बेटा, शादी का दिन तूने डाल दिया, क्या कार्ड और छपवाए जाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। इस पर घनश्याम कहता है कि कौन से रिश्तेदार। तब घनश्याम जी कहते हैं, करे अपने रिश्तेदार जो है उन्होंने 50 नाम गिनवा दिए। घनश्याम कहता है कि देखिए, आप रिश्तेदारों को ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मेरी शादी होने वाली है। दोस्तों, उस लड़की का नाम अन्नू होता है। वो कहता है कि अन्नू है और उसके माता पिता जो हैं वही सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, और मेरी शादी में वीआईपी लोग आएंगे तो हमारे रिश्तेदार उस लायक हैं नहीं। इस पर जो घनश्याम के पिताजी कहते हैं वो भी कि बेटा, हम लोग भी तो उस लायक नहीं हैं। तब घनश्याम कहता है कि अरे, आप लोग अपनी बात मत करिए और
रिश्तेदार कहाँ और आप कहाँ, आप लोगों हमारे जन्मदाता हैं, आप लोग जैसे भी हैं तो मेरे माता पिता ही। इसके बाद घनश्याम की माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा शादी के लिए कपड़े वगैरह खरीदे जा रहे हैं कि नहीं खरीदे, कब खरीदा जाएगा। इस पर घनश्याम कहता है कि माँ तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, जो अन्नू है, अन्नू की बहन है, अन्नी की भाभी है, अन्नू की माँ है, ये सभी लोग जो है यही खरीदारी वगैरह कर रहे हैं और तभी से मैं इसी में लगा हुआ हूँ, यही सब मैं कर रहा था। अभी जो है मुझे फुर्सत मिली है, उसके बाद तब मैं यहाँ पे आया हूँ और तब से मैं खरीदारी ही तो कर रहा था। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर जो घनश्याम की माँ होती हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कहती हैं अपने पति से, देखते हो मेरा बेटा मुझे ही उस लायक नहीं समझ रहा है कि मैं उसके लिए शादी में कपड़े वगैरह तक खरीद सकूं कि कौन सा कपड़ा लेना है कौन सा नहीं लेना है। दोनों पति पत्नी अपने सुख दुख की बातें कर लेते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब जो 1 महीने का समय था वो 15 दिन का समय रह जाता है। तब घनश्याम के पिताजी फिर घनश्याम से कहते हैं बेटा आखिर रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो घनश्याम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जो अपने खास खास रिश्तेदार हैं। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे तो सभी खास रिश्तेदार हैं, जिसका हमने 50 नाम गिनवाया था वो सभी खास ही हैं। इस पर घनश्याम कहता है अरे मतलब जो बुआ फूफा मौसा मौसी हैं इन सभी को इन्हीं में से कर लो, लेकिन उसमें ध्यान रख देना कि अगर मौसा जा रहे हैं तो मौसी नहीं जाएंगी, बुआ जा रही है तो फूफा नहीं जाएंगे, मामा जा रहे हैं तो मामी नहीं जाएंगे। इस तरीके से 5-7 नाम वो गिनवा देता है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा इतना ही लोगों को लेकर चलोगे, अरे कुछ अपने ताऊ है, चाचा है, इन लोगों को छोड़ दोगे और कुछ और भी रिश्तेदारों को नाम बना लो। वैसे तो सभी लोगों के जो परिवार थे, बहू बेटियां थी, सभी जाने की तैयारी में थी। कितने दिनों से वो तैयारी बना रहे थे कि जो है घनश्याम भैया की जब शादी होगी तो हम लोग सभी लोग शादी में जाएंगे और तुम इतने ही लोगों को कह रहे हो। इसके बाद घनश्याम कहता है कि ठीक है 2-4 नाम और बढ़ा लीजिए। इस तरीके से वो करके कम से कम 10-12 लोगों का नाम कंप्लीट हो जाता है और ये सारी बात कहकर वो फिर चला जाता है। अब दोस्तों शादी के 2 दिन रह जाते हैं। लोग रिश्तेदार सभी लोग फोन करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि लग रहा है हमारा कार्ड भूल गया है। लेकिन जब पता चलता है कि ये किसी को कार्ड ही नहीं मिला है, गांव के जो लोग थे वो भी आके कहते हैं अरे काका हमको अपने लड़के की बारात में लेकर चलोगे कि नहीं लेकर चलोगे। जो रिश्तेदार थे वो भी बार बार फोन कर रहे थे। इस पर जो घनश्याम की माँ होती हैं वो उठती हैं और अपने पति का मोबाइल लेकर जमीन पर पटक देती हैं, मोबाइल फूट जाता है। कहती हैं कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी, हमें अपने लड़के से केवल प्यार है, बाकी लोगों की हमें कोई परवाह नहीं है। और मेरा लड़का आ रहा है तो मैं उससे कह दे रही हूँ कि बेटा हम लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हम लोगों को कहीं और लेकर चलो और वहीं से हम लोग जो है तुम्हारी शादी करेंगे। इस घनश्याम जब घर पे आता है तो घनश्याम से कहती है कि बेटा यहाँ पे गांव गिरोह के लोग हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार वगैरह सभी लोग कह रहे हैं बार बार, और हम लोगों को यहाँ पे नहीं रहना, हम लोगों के लिए कहीं और व्यवस्था कर दो। इस पर घनश्याम कहता है कि हाँ माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लखनऊ में जहाँ पे मैरिज हॉल में जहाँ पे शादी है उसी के बगल में मैं एक गेस्ट हाउस ले लेता हूँ 4 कमरे का, और वहीं पे तुम लोग चल के रहना, वहीं से पूरी शादी व्यवस्थित की जाएगी। इस पर घनश्याम की माँ कहती है कि बेटा एक काम करो, जिस रिश्तेदारों को तुम कह रहे हो जाने के लिए कम से कम उनको फोन करके बोल दो कि हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और आप लोग भी वहीं पे आ जाइएगा। घनश्याम उन लोगों को फोन करता है और कहता है कि हम लोग लखनऊ में इस मैरिज हॉल के किनारे जो गेस्ट हाउस है वहीं पे ठहर रहे हैं, आप लोग वहीं पे आ जाइएगा। अब जितने रिश्तेदार थे वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिनको जिनको इन्होंने बोला था वो सभी लोग अपनी तैयारी बनाकर फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं और घनश्याम भी अपने माता पिता को लेकर लखनऊ गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है। गेस्ट हाउस में जब सभी लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब घनश्याम के पिताजी जो थे वो बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं। खुश तो वो वैसे भी नहीं थे, लेकिन ऊपरी मन से सबका स्वागत करते हैं। इन्होंने 10-12 लोगों की व्यवस्था की थी, लेकिन कम से कम आ गए थे 40 से 50 लोग। अब घनश्याम के पिता जो थे वो चिंतित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अभी मेरा बेटा देखेगा तो क्या कहेगा, कहेगा कि हमने केवल 10-12 लोगों को बुलाया और इतने लोग आ गए। खैर अब ऊपरी मन से उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद सभी लोगों को चाय पानी कराया जाता है, बैठते हैं। और इधर अन्नू जो थी, अन्नू के परिवार वालों को खबर मिल जाती है कि घनश्याम के माता पिता आकर गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना उसके माता पिता से भी मिल लिया जाएगा और उसके रिश्तेदार जो भी हैं उनसे भी मिल लिया जाएगा। उसके माता पिता से मिलने की चिंता कम थी, लेकिन रिश्तेदारों को देखने की चिंता ज्यादा थी कि आखिर कितने लोग आए हैं।
वो सभी लोग, अन्नू, अन्नू की भाभी, अन्नू की जो बहन थी और उसके माता पिता, सभी लोग आते हैं गेस्ट हाउस में। और दूर से ही जब देखते हैं तो उनकी नजरें एकदम गड़ी की गड़ी रह जाती हैं। उनकी नजर में जितने लोग थे सभी लोग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे, जबकि सभी लोग बहुत ही खुश थे। वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ में घनश्याम भी आता है। तब जो है अन्नू कहती है कि अरे ये क्या। तब घनश्याम भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो भी सोचने लगता है कि जब हमने 10-12 लोगों को बुलाया था तो इतने लोग कहाँ से आ गए। घनश्याम अपने माता पिता की पहचान करवाता है। तब उसके पिता जो थे वो मूंछों पे ताव देते हुए खड़े होते हैं कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है और मैं ही इसका बाप हूँ, मुझसे आके मिलो। लेकिन जो अन्नू के माता पिता थे वो दूर से ही हाय हेलो करके चले जाते हैं और उसके यानी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। अब सभी लोगों को जाने के बाद फिर जो घनश्याम की माँ होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ और ऐसे परिवार मिले हैं कि न तुमसे मिले और मुझे एक सुई तक खरीदने का मौका नहीं मिला। हम लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है। घनश्याम के पिताजी थे वो सुनते हैं, लेकिन उनको जो है बाथरूम करना था तो वो बगल में बाथरूम में चले जाते हैं। और इधर जो अन्नू थी वो घनश्याम का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसी रूम के किनारे पहुंच जाती है। वहां पे पहुंचती है, वहां पे अन्नू के माता पिता और उसकी जो भाभी थी, उसकी बहनें थी, सभी लोग घनश्याम को फटकार लगाने लगती हैं। कहती हैं कि ये बताओ, इतने लोगों को तुम लेकर आए हो, ये लोग किसी एंगल से शादी में जाने योग्य हैं? इस पर घनश्याम कहता है यार मुझे पता ही नहीं, मैंने तो 10-12 लोगों को बोला था, अब इतने लोग आ गए तो मैं क्या करूं। तो अन्नू कहती है कि तुमको पता है 1 लाख का हमने कैमरा बुक किया है और 1 महीने से हम लोग तैयारी बना रहे हैं कि शादी को अच्छी तरीके से एंजॉय किया जाएगा और एक बेहतर शादी कराई जाएगी। और हमारी शादी में बहुत से बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं किस तरीके से बताऊंगी कि ये घनश्याम की बुआ है, ये घनश्याम की मौसी है, ये उसके मौसा है, ये उसके फूफा है। इस पर घनश्याम कहता है यार छोड़ो ये सब बातें, अब जो आ गए हैं तो आ गए हैं। आएंगे लोग, शादी में जाएंगे, 1 आध घंटा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इस पर अनु कहती मैं कुछ भी नहीं जानती, इनमें से 5-7 लोगों को ले लो जिनके कपड़े अच्छे हों और उन्हीं को शादी में कौन बुलाना, वहां मैरिज हॉल में, बाकी लोगों को कह देना या तो वो रूम पे ही रहें और या उसके बाद जो है वो वहां से घर जा सकते हैं। वैसे भी ये सब चीजें तो तुम्हारे पिताजी को देखनी चाहिए, खैर तुम उनके बेटे हो, वही लोग बर्बाद करने पे उतारू हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुझे बस कुछ नहीं सुनना है, तुमको उन लोगों को मना करना ही होगा। इस पर घनश्याम कहता है देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो रिश्तेदार आ गए हैं तो वो लोग रहेंगे और मेरे पिताजी के रिश्तेदार हैं तो हमारे भी रिश्तेदार हैं, कम से कम इसी खातिर देख रही हो वो इतने खुश हैं, रहने दो, जाएंगे खाएंगे पिएंगे फिर चले आएंगे। अन्नू कहती है मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम्हें उन लोगों को नहीं लेकर जाना है, मतलब नहीं लेकर जाना है। तब घनश्याम कहता देखो मैं अपने पिता की और उपेक्षा नहीं कर सकता, आखिर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया, उनका भी कुछ हक बनता है और मैं तुम मना नहीं कर सकता। अन्नू कहती है चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, तुम्हें इन लोगों को मना करना ही पड़ेगा। घनश्याम कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उन्हें मना ही नहीं करूंगा, उनकी खुशी है, वो शादी में भी जाएंगे, बैठेंगे भी, जब तक जी करेगा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, जहां मन करेगा घूमेंगे, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन अन्नू कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें पता है, अगर तुमको उन्हीं लोगों के साथ में रहना है तो फिर जाओ उन्हीं लोगों के साथ, मेरे साथ आने की क्या जरूरत है। घनश्याम कहता है ठीक कह रही हो, अभी समय है, समझ जाओ, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर सकती हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के बात बिगड़ जाए। इस बात को सुनने के बाद जो अन्नू थी उसका पारा गर्म हो जाता है। वो कहती है तुम्हें कुछ होश हवास है, तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है। दोस्तों ये लोग जो है करीब 3 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसी वजह से अन्नू धमकी दे रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर सभी लोग चले जाते हैं। ये बातें सुनकर घनश्याम जो होता है वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और हाथ रखने के बाद बैठकर रोने लगता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तब घनश्याम के पिताजी जो अब बगल के बाथरूम में थे वो बाहर निकलते हैं और जब अपने बेटे के सामने आके खड़े हो जाते हैं तो उनका बेटा घनश्याम अपने पिताजी को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके पिताजी कहते हैं बेटा ये कैसे रिश्तेदारों के चक्कर में तुम पड़ गए हो, ऐसी लड़की के चक्कर में तुम पड़ गए हो, ये लोग तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे और ये लोग हम लोगों को जाने की बात बोल रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ से क्या, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, हम लोग तो मान लो शक्ल से गैर गुजरे हैं
लेकिन ये लोग तो हर तरीके से गैर गुजरे हैं। और इन लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गए तुम? कितना तुमने दहेज ले लिया है जो लोग इतना सुना रहे हैं? और तुम्हें पता है जो हमारे ईंट भट्टे के जो मालिक हैं, उनके लड़के की जब शादी थी तो तुम्हारी माँ और मुझे एक हफ्ते पहले ही बुलाया था और कहा था कि तुम लोग आके एक हफ्ते यहाँ पे रहना, उसके बाद ही घर जाना। और उन लोगों के आगे तो ये लोग कुछ भी नहीं है। कितना पैसा तूने ले लिया है? इस पर घनश्याम कहता है, पिताजी हमने इनसे एक भी रुपया नहीं लिया है, बल्कि 15 लाख रुपए जो हमने रखे थे उसे भी हमने खर्च कर दिया, और साथ ही साथ अपनी नौकरी पर मैंने 20 लाख रुपए लोन निकाला, वो भी सब कुछ खर्च हो गया और उसी से सारा कुछ मैनेज हो रहा है। इन लोगों ने एक भी रुपया नहीं दिया है। अब ये बात सुनकर उसके पिताजी और हैरान हो जाते हैं, लेकिन घनश्याम कहता है, पिताजी मुझे इस रिश्ते से छुटकारा दिलाइए, मुझसे किसी तरीके से बताइए। ये बात सुनकर घनश्याम के जो पिताजी होते हैं कहते हैं, बेटा एक काम करो, 1 घंटे के बाद इन लोगों को बुलाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। और इधर घनश्याम को लेकर अपने रिश्तेदारों के पास आ जाते हैं, रिश्तेदारों को सारी बात बताते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तू कैसे इन लोगों के चक्कर में पड़ गया, ऐसी शादी के बीच में कैसे पड़ गया, कैसे फंस गया तू? दोस्तों 1 घंटे का समय जब बीतता है तो उधर के लोग भी आते हैं और इधर के लोग भी आते हैं। तब घनश्याम के पिताजी अन्नू के पिताजी कहते हैं कि देखिए, मैं आपकी लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं कर सकता, और मैं इसका बाप हूं, मैंने इसके बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखा है, मैं आपके लड़की से इसकी शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अन्नू के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, आपके लड़के का क्या दोष है? घनश्याम के पिताजी कहते हैं कि मैं अपने लड़के की भी जानता हूं, तुम्हारी लड़की की भी जानता हूं, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से नहीं कर सकता। बहुत करोगे तुम लोग तो इतना कर सकते हो कि मेरे लड़के को 2 साल के लिए जेल करा दोगे, लेकिन मैं अपने लड़के को इस तरीके से बर्बाद होते नहीं देख सकता। उधर अन्नू के जो रिश्तेदार वाले थे वो भी लोग आ जाते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा हंगामा होता है और अंततः ये रिश्ता कैंसिल हो जाता है, ये शादी टूट जाती है। इसमें नुकसान जो होता है वो घनश्याम का होता है, क्योंकि जो बेड वगैरह था, जो सर सामान था, वो सारा कुछ अन्नू और उसके परिवार वालों के कब्जों में था। लेकिन घनश्याम के पिताजी कहते हैं, बेटा ये सारा चीज छोड़ दे, तेरी जिंदगी सलामत है, तू सुकून से है, तो ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा, इसको तू छोड़ दे और भूल जा। उसके बाद सभी लोग फिर वहां से वापस चले आते हैं घर पे। अब घनश्याम के जो पिताजी थे वो एक अच्छी सी लड़की देखकर फिर घनश्याम की जो शादी 2022 में होने वाली थी, नवंबर 2024 में होती है, और सबको बुलाया जाता है, जो गांव रिश्तेदार थे सबको बुलाया जाता है, जिन लोगों को छोड़ दिया गया था सभी लोग शादी में शामिल होते हैं। हंसी खुशी बहुत अच्छी तरीके से शादी होती है। और फिलहाल घनश्याम अपने माता पिता को लेकर लखनऊ में ही रह रहा है, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों घनश्याम के पिताजी ने जो लड़की देखकर घनश्याम की शादी कराई, उससे जिंदगी इस तरीके से चल रही थी। लेकिन घनश्याम जिस लड़की से शादी करना चाहता था, अगर उस लड़की से शादी होता तो फिर क्या जिंदगी होती, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसी ही कहानी को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।